प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में लॉन्च की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। 75 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हुए 10-10 हजार रुपए। पीएम ने कहा, पिछली सरकारों ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का किया शुभारंभ। पीएम ने भारत के दूध और श्री अन्न में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बनने का किया जिक्र। लगभग 26,000 लाभार्थियों को प्रदान की 770 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण आधारित सहायता। देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में परमाणु ऊर्जा, हरित ऊर्जा और कई जल संसाधन परियोजनाओं समेत 1,22,000 करोड़ से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। क्रिबको की 45वीं वार्षिक आम सभा का नई दिल्ली में हुआ आयोजन। क्रिबको अध्यक्ष ने कहा, सहकारिता से जुड़कर ही हो सकता है किसानों का सर्वांगीण विकास, जिसके लिए क्रिबको चलाएगा विशेष अभियान। सहकारिता क्षेत्र के प्रतिष्ठित अवार्ड सहकारिता शिरोमणि और सहकारिता विभूषण भी किए गए प्रदान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हजार रुपए यानी कुल 7,500 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। बिहार सरकार की इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वयं रोजगार एवं आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। ये योजना राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और वे अपनी पसंद का रोजगार या आजीविका गतिविधियां शुरू कर सकेंगी। इससे आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 10,000 रुपए का प्रारंभिक अनुदान मिलेगा और बाद के चरणों में 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की संभावना है। इस सहायता राशि का उपयोग लाभार्थी अपनी पसंद के क्षेत्रों में कर सकते हैं। इसमें कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई और अन्य लघु स्तरीय उद्यम शामिल हैं। आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से अब तक 75 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं। अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो मैं बैठे बैठे 2 बातों पर सोच रहा था। पहला तो ये कि आज वाकई बिहार की बहनों बेटियों के लिए कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण ये कदम नीतीश जी की सरकार ने उठाया है। जब कोई बहन या बेटी रोजगार करती है, स्वरोजगार करती है, तो उसके सपनों को नए पंख लग जाते हैं।
समाज में उसका सम्मान और बढ़ जाता है। दूसरी बात जो मेरे मन में आई वो ये थी कि अगर हमने जनधन योजना का संकल्प अगर हमने न लिया होता, अगर देश ने जनधन योजना के तहत बहनों बेटियों के 30 करोड़ से ज्यादा खाते न खुलवाए होते, इन बैंक खातों को आपके मोबाइल और आधार से न जोड़ा होता, तो क्या आज इतने पैसे हम सीधे आपके बैंक खातों में भेज पाते? प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने शुरुआत के साथ ही ये योजना बिहार के हर कोने में प्रभावी होने वाली है। मुख्यमंत्री महिला योजना ने लखपति दीदी अभियान को नई मजबूती दी है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने केंद्र सरकार के लखपति दीदी अभियान को भी नई मजबूती दी है। केंद्र सरकार ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ से अधिक बहनें अब तक लखपति दीदी बन चुकी हैं। और मैं गांव की महिलाओं की बात कर रहा हूं। उनकी मेहनत से गांव बदले हैं, समाज बदला है और परिवार का रुतबा भी बदला है। बिहार में भी लाखों की संख्या में महिलाएं लखपति दीदियां बनी हैं। और जिस तरीके से बिहार की डबल इंजन की सरकार इस योजना को आगे बढ़ा रही है, मेरा पक्का विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं जब देश में सबसे ज्यादा लखपति दीदी अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं होगी तो आज तो मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा लखपति दीदी ये मेरे बिहार में ही होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की मुद्रा योजना, ड्रोन, बीमा सखी, बीमा बैंक सखी ये भी रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़ा रही हैं। केंद्र सरकार की मुद्रा योजना, ड्रोन दीदी अभियान, बीमा सखी अभियान, बैंक दीदी अभियान, ये भी आपके लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ा रही है। और हमारा एक ही लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, आपके सपने पूरे हो। आपके परिवार के जो सपने हैं, आपके मन में आपके बच्चों का जो उज्जवल भविष्य है, उनको पूरा करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। और आइए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। इस मेगा इवेंट में 23 देशों और देश भर से कई राज्य हिस्सा ले रहे हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के आयोजन का मकसद खाद्य प्रसंस्करण में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इसी के साथ घरेलू बाजार को ज्यादा से ज्यादा वैश्विक बाजार के साथ जोड़ना है। क्या कुछ खास है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। देश में वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है और इस वर्ष ये आयोजन इसलिए खास है क्योंकि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भारत अपनी बड़ी पहचान बना रहा है। अमूल जैसी दुग्ध उत्पादन संस्थाएं अब रेडी टू ईट पराठा और रोटी के क्षेत्र में भी काम कर रही हैं। ऑर्गेनिक आटा और दाल की भी शुरुआत कर अमूल वैश्विक बाजार में बड़ी पहचान बनाने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन रहा है कि भारत की कोई ना कोई फूड आइटम विश्व के हर एक डाइनिंग टेबल पे होनी चाहिए। तो दूध के साथ हम बात करें तो हमने यूएस में दूध लॉन्च किया, अभी यूरोप में भी दूध लॉन्च किया और विश्व की सबसे मजबूत
फूड और डेयरी ब्रांड आज अमूल को माना जाता है। तो दूध के साथ हमने फूड के क्षेत्र में भी काम किया है। भारत में भी ऑर्गेनिक फूड आइटम्स हमने ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं, लॉन्च किए, जिसका काफ़ी अच्छा सक्सेस मिला है। ब्रिटेनिया जैसी बड़ी कंपनियां जो अपने उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए जानी जाती है, वो अब मेक इन इंडिया के तहत मोटा अनाज से भी बेकरी उत्पाद बना रही हैं, जिससे देश दुनिया में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। प्रधानमंत्री जी का जो एक विज़न था कि नो पाम ऑयल होना चाहिए, मिलेट्स बेस्ड प्रोडक्ट्स होने चाहिए, और उनके एक विज़न है कि जो भारत का अनाज है या भारत के जो फूड प्रोसेसिंग के प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में हर किसी के डाइनिंग टेबल पे जाना चाहिए। तो उस दिशा में हमने भी प्रयास किया। हमने अभी एक ये बिस्किट लॉन्च किया, जिस बिस्किट में हमने नो पाम ऑयल 0% मतलब एकदम नहीं यूज़ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही दिन पहले देश की जनता से आह्वान किया था कि लोग अच्छे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्य तेलों को खान पान में 10% तक कम करें। खाद्य तेल कंपनियां भी अब सेहत को ध्यान में रखते हुए काम कर रही हैं। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमने हमारी तेल में डाली हुई है, जिससे समझिए 20% तक तेल कम अब्जॉर्ब होता है खाने के इसमें। हमने बाकी भी काफ़ी कुछ इनोवेशंस करे हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन पीएम मोदी ने गुरुवार को किया था और यह आयोजन 28 सितंबर तक दिल्ली के भारत मंडपम में चलेगा, जिससे देश विदेश के एग्जीबिटर्स प्रसंस्करण के क्षेत्र में जानकारी हासिल कर सकेंगे। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में 1,22,100 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने लगभग 42,000 करोड़ रुपए की लागत वाली माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी। साथ ही राजस्थान में लगभग 19,210 करोड़ रुपए की हरित ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 16,050 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 3,517 मेगावाट की फीडर स्तरीय सौरीकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत संचरण, जल संसाधन, स्वच्छ पेयजल, सड़क से जुड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की। पीएम ने कहा कि एक ही दिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत दिखाती है कि देश बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए 2 वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसमें बीकानेर और दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जोधपुर और दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और उदयपुर सिटी चंडीगढ़ एक्सप्रेस शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से त्योहार के सीजन में स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। हमारा एक और लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का। हम किसी और पर निर्भर न रहें, यह अब बहुत आवश्यक है और उसका रास्ता जाता है स्वदेशी के मंत्र से। और इसलिए हमें स्वदेशी के मंत्र को भूलना नहीं है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा और राजस्थान में और देश के कोने कोने में जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सबसे भी आग्रह करूंगा, खास करके मेरे दुकानदार व्यापारियों से आग्रह करूंगा, हम जो बेचेंगे वो स्वदेशी ही बेचेंगे। और मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, हम जो खरीदेंगे वो भी स्वदेशी ही खरीदेंगे। हम दुकानदार को पूछेंगे, बताओ भाई ये स्वदेशी है कि नहीं है? और मेरी तो स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। कंपनी दुनिया के किसी भी देश की क्यों न हो, ब्रांड दुनिया के किसी भी देश की क्यों न हो, लेकिन वो हिंदुस्तान में बनने वाला होना चाहिए।
हिंदुस्तान के मेरे नौजवानों की मेहनत से बना हुआ होना चाहिए। मेरे देश के लोगों के पसीने की उसमें महक हो, उसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो। मेरे लिए वो सब स्वदेशी है। और कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद के तकनीकी सहयोग से अन्वेषी महिला कृषक मंजू कश्यप द्वारा विकसित एकीकृत खेती मॉडल का राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डासना कौशल्या राजापुर के 100 छात्रों ने शैक्षणिक भ्रमण किया। मंजू कश्यप ने छात्रों को किचन गार्डन, मछली पालन, मुर्गी पालन, सिंघाड़ा, मल्टीलेयर फार्मिंग, सब्जी उत्पादन तथा मोटे अनाजों की तकनीकों के बारे में जानकारी दी। मंजू कश्यप ने छात्रों को 3 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक चलने वाले भारत सरकार के विकसित कृषि संकल्प अभियान से जुड़ने को प्रेरित किया। और कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी क्रिप्को की 45वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। वार्षिक आम सभा की बैठक के दौरान सोसाइटी के वार्षिक खातों को मंजूरी दी गई। बैठक में क्रिप्को के निदेशक मंडल के साथ ही देश भर के सदस्य और सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सुझावों और चर्चा के साथ ही आगामी रणनीति तय की गई। बैठक में समिति के वित्तीय खातों को मंजूरी के साथ ही वित्तीय वर्ष में प्राप्त लाभ पर लाभांश की घोषणा भी की गई। साथ ही सहकारिता क्षेत्र के प्रतिष्ठित अवार्ड सहकारिता शिरोमणि और सहकारिता विभूषण भी प्रदान किए गए। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में केले की आवक सामान्य रही। 26 सितंबर को इसके भाव में तेजी का रुख रहा, जबकि कुछ मंडियों में भाव गिरे तो कुछ में केले का कारोबार बिना किसी फेरबदल के साथ हुआ। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में केले के सौदों में बढ़त देखने को मिली। 24 सितंबर को इसका भाव रहा 1600 रुपए, जो कि 25 सितंबर को 600 रुपए उछलकर 2200 रुपए हो गया। केरल की पुलपल्ली मंडी में भी केले का कारोबार मजबूती के साथ हुआ। यहाँ 24 सितंबर को केले की खरीद 2900 रुपए पर हुई। 25 सितंबर को यहाँ इसका भाव 400 रुपए बढ़कर 3300 रुपए हो गया। जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इस दौरान केले के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 24 और 25 सितंबर को केला बिना किसी फेरबदल के 3300 रुपए पर बिका। वहीं राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में 25 सितंबर को केले का कारोबार 200 रुपए टूटकर 2900 रुपए से 2700 रुपए पर हुआ। बता दें कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात का हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया, जो सिर्फ 0.36 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। वहीं आंध्र प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां केले की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ की मुख्य फसल केला है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ये 5 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में केले की कुल पैदावार में लगभग 67% का योगदान दिया था। भारत से रूस प्रमुख रूप से केले का आयात करता है। इससे पहले रूस लैटिन अमेरिका में इक्वाडोर से केले का आयात करता था। अगले 5 वर्षों में भारत से केले के निर्यात में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही केले की खेती से जुड़े 25,000 से अधिक किसानों की आजीविका में सुधार होगा। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को मक्का का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। एग्मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में मक्का का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहाँ 24 सितंबर को मक्का का भाव 1905 रुपए था। 25 सितंबर को इसमें 45 रुपए की बढ़त हुई और भाव 1950 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी मक्का के सौदों में बढ़त देखने को मिली।
24 सितंबर को मक्का का भाव रहा 2160 रुपए, जो 25 सितंबर को 20 रुपए चढ़कर 2180 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहां 24 सितंबर को मक्का का भाव 2400 रुपए था। 25 सितंबर को इसमें 100 रुपए की सुस्ती आई और भाव 2300 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ भी मक्का की खरीद कमजोरी के साथ हुई। यहाँ 24 सितंबर को मक्का का भाव था 2325 रुपए, जो कि 25 सितंबर को 25 रुपए लुढ़क कर 2300 रुपए क्विंटल रह गया। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 422,81,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 376,65,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 46,16,000 टन कम है। भारत मक्का उत्पादन में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन निर्यात की रैंकिंग में 14वें स्थान पर है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य मक्का उत्पादन के बड़े केंद्र हैं। हालांकि उत्पादन काफी अधिक है, लेकिन घरेलू खपत ज्यादा होने से निर्यात सीमित रह जाता है। एपीडा के ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में भारत ने 14,42,000 मीट्रिक टन मक्का का निर्यात किया, जिसकी कीमत लगभग 443 मिलियन अमेरिकी डॉलर रही। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के किसान उच्च पर्वतीय शीतोष्ण शुष्क क्षेत्र में पत्ता गोभी और फूल गोभी की कटाई कर लें। साथ ही मध्य पर्वतीय उप आर्द्र क्षेत्र में बैंगन और टमाटर की तुड़ाई कर लें। प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। हिमाचल में अभी के समय पालक की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के किसान सब्जियों के खेतों और फलों के बागों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल दें। साथ ही उच्च पर्वतीय उपशीतोष्ण आर्द्र क्षेत्र में पालक, मूली और धनिया की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान अभी के समय शलजम की बुवाई करें। हिमाचल के उप पर्वतीय और निम्न पर्वतीय उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पकी हुई सब्जियों की कटाई जारी रखें। हिमाचल प्रदेश के किसान सब्जियों के खेतों और फलों के बागों से अतिरिक्त पानी निकाल लें ताकि फसल को नुकसान न हो। बात करें पंजाब की तो यहाँ के किसान फूल गोभी, टमाटर और ब्रोकली की रोपाई कर लें। साथ ही मध्य मैदानी क्षेत्र में तोरिया की कम अवधि वाली किस्मों की बुवाई करें। पंजाब में सितंबर माह में नींबू, अमरुद और आंवला की रोपाई पूरी कर लें। पंजाब के किसान गन्ने की फसल को सहारा प्रदान करें। वहीं हरियाणा के किसान बाजरा और कपास की कटाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। वहीं दिल्ली और आसपास के किसान गाजर, अगेती मटर और सरसों के साग की बुवाई कर सकते हैं। अभी के समय यहाँ के किसान मूली, पालक और धनिया की बुवाई भी कर लें। वहीं राजस्थान में अभी के समय परिपक्व खरीफ फसलों जैसे उड़द और मूंग की कटाई की जा सकती है। साथ ही राजस्थान के मध्य मौसमी फूल गोभी की बुवाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रोकली फूल गोभी की ही एक किस्म है। आम गोभी का फूल जहाँ सफेद होता है, वहीं इसके फूल का रंग हरा होता है। इस कारण इसे हरी गोभी भी कहते हैं। ब्रोकली की खेती फूल गोभी की तरह ही की जाती है। इसकी पौध भी फूल गोभी की तरह दिखती है, लेकिन फूल गोभी के एक पौधे से एक ही फूल मिलता है, जबकि ब्रोकली के पौधे से मुख्य गुच्छा काटने के बाद भी अलग शाखाएं निकलती हैं और बाद में इनसे भी छोटे छोटे फूल मिलते हैं। इस समय कुछ जगह किसान खेतों में ब्रोकली की रोपाई कर सकते हैं। बुआई के लिए सबसे पहले अपने खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से निकालकर साफ कर लें। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए ब्रोकली के 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो 1 हेक्टेयर रकबे के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक इस्तेमाल करें। रोपाई करते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करें।
उसके बाद हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 बार निराई करनी चाहिए। सुंडी और हीरक पृष्ठ पतंगों की रोकथाम के लिए 2 मिलीलीटर स्पाइनोसाइड दवा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फसल में बीमारी लगी हो या जहां कीटों का प्रकोप हो। रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थाइमेथिक्सोम दवा की 2 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में लालू प्रसाद के परिवार में बड़ी फूट अब खुलकर सामने आ गई। तेज प्रताप यादव इस साल होने वाले बिहार चुनाव में अपनों को ही चुनावी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के चुनाव चिन्ह का ऐलान किया। पार्टी के नए पोस्टर में सिर्फ तेज प्रताप ही दिखाई दे रहे हैं। IRS अधिकारी समीर वानखेड़े को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के नेटफ्लिक्स पर शो को लेकर दायर मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। वानखेड़े की ओर से याचिका में संशोधन के साथ फिर से कोर्ट का रुख करने की इजाजत मांगी गई। लेह में बुधवार को हुई हिंसक झड़पों के बाद प्रतिबंधों का पालन करते हुए अब स्थिति नियंत्रण में है। कल पूरी तरह यहां शांति रही। हालांकि एहतियात के तौर पर लेह में आज भी सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखे गए हैं। इस बीच उपराज्यपाल कविंद गुप्ता ने लेह में हालात की समीक्षा की। BSNL ने स्वदेशी की तरफ बड़ा कदम उठाते हुए 4G स्टैक स्वदेशी बनाया है, जिसे 5G में अपग्रेड किया जा सकता है। 3 भारतीय कंपनियों के सहयोग से ये स्वदेशी 4G तकनीक विकसित की गई है। भारत के टेलीकॉम सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये बेहद अहम कदम है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका चाहे जहां से शुरुआत करें, बिहार में उनका कुछ नहीं होने वाला है। चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती से जुड़े नियम में कुछ बदलाव किए हैं। अब पोस्टल बैलेट्स की गिनती के बाद ही ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। इससे पहले पोस्टल बैलेट्स और ईवीएम वोटों की मतगणना अलग अलग की जाती थी। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। मैं इनकी आवाज सुनना चाहती हूँ। देव सर प्लीज मुझसे बात कीजिए ना। ये देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे DD नेशनल पर। हम उस कमोडिटी की बात करेंगे जिसको कभी गरीबों का अनाज कहा जाता था, लेकिन आज की तारीख में दुनिया के अंदर इसे सुपर फूड की संज्ञा दी गई। 2030 तक मिलेट का बाजार कितना बड़ा हो सकता है? मुझे लग रहा है कि ये 2030 तक जो अभी स्थिति है उससे 2 गुना पहुंच सकता है। अगर फास्ट फूड भी मिलेट बेस्ड बना दिया जाए, जो हेल्थ इंडस्ट्री में टारगेट किया जाए, स्पेशली चाइल्ड और एज्ड लोगों के लिए, तो ये बहुत ही बड़ा अच्छा कदम होगा। फार्मर की इनकम मिलेट में कहां पर इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।